नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ अपराध होते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं जो एक व्यक्ति पर या उसके परिवार पर असर डालते हैं, उनकी साइकी पर असर डालते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो एक पूरे समाज पर, कम्युनिटी पर या जेंडर पर असर डालते हैं, आहत करते हैं, चोट करते हैं और बहुत बुरी तरह चोट करते हैं। और कुछ ऐसा ही अपराध तथाकथित सीतापुर उत्तर प्रदेश के साधु बजरंग मुनि ने किया कुछ दिन पहले। और उन्होंने किस तरह से आहत किया, किस तरह से उन्होंने लाउड स्पीकर पर क्या बातें कही जो वाकई बहुत शर्मनाक है एक साधु के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की एक अलग जगह है, वहाँ पर जो बातें कही गई, मैं उस पर बहुत तफसील से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ और मजबूरन इन मुद्दों पर मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो बजरंग मुनि का ये जो कृत्य है, ये सिर्फ अब हिंदुस्तान पर या ट्विटर पर ट्रेंड नहीं हो रहा है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दुनिया भर के अखबार इस तरह के जो एक्ट्स हैं, एक जेंडर को परेशान करने के, उस पर बहस कर रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं। एक कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे बजरंग मुनि, नंबर एक। और नंबर दो कि ये नौबत आई क्यों, जहां बजरंग मुनि के बारे में एक आईपीएस मित्र ने मुझसे कहा कि ही इज नो मोर अ क्रिमिनल, वो अब अपराधी नहीं है, ही इज अ लीडर इन मेकिंग। वो एक नए नेता के तौर पर उभर रहे हैं और शायद इसकी प्रेरणा उनको कुछ बड़े नेताओं से मिलती है। उन्होंने भी ऐसे भड़काऊ बयान देते देते वो आज बहुत बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। लेकिन मैं फिर आता हूं अरेस्ट पर कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको वर्ल्ड्स बिगेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एक ऐसी फोर्स जहां सबसे ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर्स हैं हिंदुस्तान में, एक ऐसी फोर्स जिसके पास स्पेशल टास्क फोर्स, एटीएस जैसी संस्थाएं हैं इन्वेस्टिगेटिव, क्यों नहीं बजरंग मुनि के गले पर, गिरेबान पर हाथ रख रही है? जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, उसने संज्ञान लिया है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी ने डीजीपी को खत लिखा है, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इसकी इत्तला की गई। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं इस पर भी आ रहा हूं और ये नौबत क्यों आई, इस पर भी आ रहा हूं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं गिरफ्तारी को लेकर, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कुछ खुलासा करूं, मैं चाहता हूं कि जो नए दर्शक जुड़े हैं और जो इस घटना के बारे में, बजरंग मुनि की करतूत के बारे में तह तक नहीं जानते, उनके लिए मैं थोड़ा सा रीकैप कर दूं कि इंसिडेंट वाकई था क्या। तो इंसिडेंट ये था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ दूर पर सीतापुर शहर, और सीतापुर में एक कस्बा है खैराबाद, और खैराबाद में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है महर्षि लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम। और उस आश्रम में एक कथित साधु रहते हैं जिनका नाम है बजरंग मुनि, जिनको भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है, काफ़ी चर्चित हैं। तो इस बार जो नवरात्र का जुलूस था, उसमें बजरंग साहब चल रहे थे। और मैं यूँ कहूँ कि इस साल नवरात्र भी साथ साथ, रमज़ान भी साथ साथ, गंगा जमुना तहजीब का इससे अच्छा प्रतीक और क्या हो सकता है। लेकिन बजरंग मुनि तो बजरंग मुनि, इन्होंने एक धार्मिक स्थल के पास पहुंचकर लाउड स्पीकर से अपनी गाड़ी से बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी और मैं चाहता नहीं हूँ आपको ये बयान दिखाना, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लें 3-4 सेकंड इस बयान को और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस कार्यक्रम में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके। बहुत ही शर्मनाक बयान है, इसलिए मैं इसको तफसील से ना आपको मैंने सुनाया
और ना ही मैं इस पर कोई इस तफसील से टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अभद्र बात, बहुत ही आपत्तिजनक बात मुस्लिम महिलाओं के लिए कही, या यूँ कहें महिलाओं के लिए कही। अब ये जो वीडियो था वो किसी ने वहाँ पर शूट कर लिया और कुछ दिन बाद, यानी घटना 2 अप्रैल की थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो वीडियो अपलोड कर दिया। वो जो अपलोड हुआ वीडियो तो वायरल हो गया और उसके बाद मजबूरन राष्ट्रीय महिला आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। और संज्ञान लेने के बाद रेखा शर्मा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे एक चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को और कहा कि आप इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, उसका जो आदेश है उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। तो डीजीपी साहब ने के ऑफिस से एक फ़ोन गया सीतापुर के एसपी को, और फिर सीतापुर के एसपी को मजबूरन उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती, वरना कार्रवाई होती। तो ये एक्सपेक्ट रहा। अब हुआ क्या, मैं उस पर आ रहा हूँ। दरअसल जब ये एफआईआर लिखी गई तो अरेस्ट तो करना लाजमी था, क्योंकि धाराएं इस तरह की थी, आईपीसी की सेक्शंस इस तरह की थी। अब मुझे किसी ने बताया कि फिर 2 प्रपोजल दिए गए बजरंग मुनि को, क्योंकि बजरंग मुनि को बचाने वाले कई भगवा ब्रिगेड के बड़े नेता आ चुके थे मैदान में। उन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए, सबसे पहले तो आप ये कहिए कि ये वीडियो टेम्पर्ड है, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप ये बयान दीजिए, और दूसरा आप अपोलोजाइज कर लीजिए, आप माफ़ी मांगिए, एक वीडियो डालिए। मरता क्या ना करता। तो बजरंग मुनि ने सबसे पहले अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी, और उन्होंने एक बयान दिया जिसको सारे अखबार ने और गोदी मीडिया के चैनल ने प्रमुखता के साथ दिखाया कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अमूमन इस तरह के लोग, नेता, ऐसे ही बात करते हैं। अब था क्या इसमें, पेच क्या था दोस्तों? पेच ये था कि अगर वीडियो टेम्पर्ड है, ऐसा कि बजरंग मुनि कह रहे हैं, तो पुलिस को मजबूरन उस वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजना पड़ेगा। और ये फोरेंसिक जांच में जहाँ पर ये बताया जाएगा कि वीडियो जो है उससे कोई छेड़छाड़ हुई है, वीडियो टेम्पर्ड है, उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है, कुछ जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, वॉइस ओरिजिनल है, उसमें वॉइस टेस्ट होगा, ये सारी फॉर्मेलिटीज़, ये एक टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी, समय किसी तरह से डिले किया जाए। और यही कुछ इसमें हुआ, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पुलिस ने ऊपर से जो दबाव आ रहा था बजरंग मुनि को बचाने का, उन्होंने ये टैक्टिस आगे कर दी। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो ये तो साहब एफआईआर की बात हो गई, अरेस्टिंग की बात हो गई। अब आते हैं मसली मुद्दे पर कि ऐसी नौबत क्यों आई, इस तरह के सर्कमस्टांसेस उत्तर प्रदेश में क्यों हैं कि हर भगवादारी जिसके कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, जो किसी कुर्सी पर बैठना चाहता है, वो हिंदू, मुसलमान, ये तो इस तरह की बातें, पाकिस्तान, तालिबान, मुल्ला जी, अब्बा जान, कब्रिस्तान, इस तरह की बातें क्यों होती हैं, क्यों की जाती? मुझे लगता है कि आपको मैं 2 वीडियोस दिखाता हूं चुनाव के। पहला वीडियो राघवेंद्र प्रताप सिंह का है, और ये योगी आदित्यनाथ के सबसे खास माने जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी में रहे, इनको बीजेपी टिकट नहीं देना चाह रही थी, लेकिन इनको टिकट योगी के दबाव में दिया गया, और योगी के दबाव में टिकट दिया गया। डुमरियागंज से लड़े, और जैसे कि नतीजे आने थे, हार गए। लेकिन इनका पहले आप बयान सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जानी लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है। अब जिस तरह की शर्मनाक बातें राघवेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं, अगर ये बातें, इस तरह के सार्वजनिक बयान, वो भी चुनाव में,
8 साल 9 साल पहले दिए होते तो आज भी राघवेंद्र प्रताप जेल में होती, उनकी ज़मानत नहीं होती। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, ये अलग बात है, वो हार गए। लेकिन राघवेंद्र से कहीं ज़्यादा भड़काऊ बयान एक और शख्स के थे, और वो शख्स इनाम के तौर पर उसे मंत्री का पद इस सरकार ने दिया। उनका नाम है मयंकेश्वर शरण सिंह। और मयंकेश्वर जी राजा हैं, रजवाड़े हैं, और उन्होंने किसी के कहने पर जो बातें कहीं वो शायद हिंदुस्तान में संविधान में एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। अब मयंकेश्वर सिंह, राजा मयंकेश्वर सिंह कई बार के विधायक हैं, और उनको अभी तक अपने शिष्टाचार के कारण जाना जाता था। आप जाइए, उनसे मिलिए, चाय पीजिए, सलाम दुआ करिए, बहुत ही शिष्ट, शरीफों में गिनती थी। लेकिन इस बार मयंकेश्वर सिंह से कहा गया कि आप ऐसा बोलिए कि दाढ़ी काट के यहाँ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। आप ये बोलिए, मंच से बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए, वायरल करिए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। और वैसे ही हुआ। और उसके बाद मयंकेश्वर जी योगी जी से मिलते हैं, और उसके बाद शपथ होती है और वो मंत्री बन जाते हैं। ये इनाम है, ये एक एडवांटेज, ये आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है कि आप जितना भड़काऊ भाषण दें उतना ही इस सत्ता में आपका कद बढ़ेगा। और यही काम बजरंग मुनि भी कर रहे थे, जिनको मैं या एक IPS ऑफिसर कह रहे थे कि क्रिमिनल छोड़िए, बजरंग मुनि लीडर इन मेकिंग है, उत्तर प्रदेश के नए नेता हो सकते हैं वो। अब दोस्तों, वो चाहे मयंकेश्वर शरण सिंह हो या राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, ऐसे तकरीबन 6 से 7 भाजपा के उम्मीदवार थे। उसमें से एक आध मंत्री बन गए हैं, कुछ विधायक बन गए हैं, कुछ हार गए हैं। इन सभी ने कमोबेश इसी तरह की बातें करी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अब अब्बा जान टाइप की, कि दाढ़ी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गद्दार हो, ये हो। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, FIR होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। योगी जी का जो बुलडोज़र है वो CRPC और IPC के चक्कों पर नहीं चलता है। उसके जो चक्के हैं वो एक दिशा में चलते हैं, उसके चक्के ध्रुवीकरण करते हुए चलते हैं, एक ऐसा ध्रुवीकरण जहाँ पर वोट की खेती होती है। इस बुलडोज़र की खासियत है। और इसीलिए ये जितने भी भाजपा के उम्मीदवार थे या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे, इन्होंने जो भड़काऊ भाषण, कम्युनली बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव, जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर सकता, साझा नहीं कर सकता, ये जो बयान दिए, कोई एक्शन नहीं, ना चुनाव आयोग ने, ना ह्यूमन राइट्स ने, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ना कोई इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, ना ही कोई गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब करी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी देश की जुडिशरी ने भी, जो एक सो मोटो संज्ञान ले सकती थी, उन्होंने इस तरह से समाज में जहर घोलने वाले बयानों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो हमारे टेनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान के आप कह सकते हैं जो फीचर्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनका उल्लंघन है, उन प्राविधानों का, वहाँ पर सारी संवैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका भी चुप रही। और ये खामोशी इस देश के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। और दोस्तों, बजरंग मुनि की बात करते करते मुझे एक प्रसंग याद आ गया। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त पार्लियामेंट कवर कर रहा था। एक बजरंग मुनि जैसा ही एक उग्र तथाकथित साधु, उसका नाम एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या में आया। और तब मैंने आडवाणी जी से पूछा कि क्या ये जो साधु है, कथित साधु जिसका नाम हत्या में आ रहा है, क्या वो गिरफ्तार होगा? उन्होंने
क्यों नहीं होगा? हमारी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, होगा। और हमने देखा कि कुछ दिन के बाद वो जो कथित साधु था वो गिरफ्तार हुआ। बहरहाल मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अटल और अडवाणी से लेकर मोदी और योगी तक अगर सरकारें लॉ एंड ऑर्डर में, अपराध की कार्रवाई में सेलेक्टिव रहेंगी कि बुलडोज़र मुख्तार अंसारी और अतीक के घर पे ही चलेगा, ठीक है वो अपराधी हैं, लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह या फिर कोई ब्रिजेश सिंह या फिर कोई धनंजय सिंह जिनके एफिलिएशंस हैं बीजेपी से, अगर वहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और ये कार्रवाई माफिया के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ सेलेक्टिव रहेगी, तो इसका असर, इसका दूरगामी परिणाम अपराध के आंकड़ों पर पड़ेगा। बहरहाल आज बस इतना ही, और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ सुपर वीडियोस मैं लाना चाहता हूँ देश की बड़ी समस्याओं पर, और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, बेहतर रिसर्च के साथ, कि देश की जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको पता लगे, और बहुत ही एक तटस्थ, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर सरकार और विपक्ष उसकी खींचतान से परे हटकर तथ्यपरक खबर मैं आपको दिखा सकूं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लगातार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आवाज़ आपकी आवाज़ है, सच जानने का आपको अधिकार है, और मेरी कोशिश है कि मैं सच को उसी फॉर्म में आपके सामने रखूं। आज बस इतना ही। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।